जनवरी 21 1971 ये वो दिन था जिस दिन आखिरकार मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। इससे पहले मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट भी रहा, ये एक यूनियन टेरिटरी भी रहा और उससे पहले एक अंग्रेजों के टाइम में एक इंडिपेंडेंट किंगडम भी था। देखिए मणिपुर में जो भी वायलेंस हो रहा है उसका जो रूट कॉज है उसके पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेज भी बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। इसके बारे में आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। मणिपुर के जो एथनिक क्लैशेस है वो क्यों शुरू हुए, उसका असल कारण क्या है और इसके पीछे असल में कौन है, ये सारी बातें मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। जिसे आप आज मणिपुर के नाम से जानते हैं वो पहले कंगलाई पाक हुआ करता था जो मैतेई किंगडम के अंडर आता था और इसके राजा हुआ करते थे पामहीबा। इन्होंने हिंदुइज्म को स्टेट रीजन घोषित कर दिया मणिपुर के अंदर। मणिपुर में सनातन धर्म को प्रैक्टिस किया जा रहा मैतेईज के द्वारा। इसके बाद से काफी लंबे समय तक मैतेईज किंगडम ही रहा मणिपुर। जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद से काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस मैतेईज के बीच होने लगी। बर्मीज जो किंगडम था वो मैतेईज के ऊपर लगातार अटैक करने लगा। बर्मीज किंगडम जो आज का प्रेजेंट म्यांमार है उस समय बर्मा का एक किंगडम हुआ करता था। बर्मा म्यांमार का पुराना नाम हुआ करता था। उसके बाद से मैतेई जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों से मदद ली और अंग्रेजों ने आखिरकार उनकी मदद की। और जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेज कभी भी किसी की मदद फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करते, उनका कोई ना कोई एम्बिशन हमेशा रहता था, इसीलिए उन्होंने उनकी मदद की। और 1824 के अंदर ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के अंदर मणिपुर आ गया। तो अंग्रेजों का जो पैटर्न था राज करने का वो आप सभी ने अगर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अंग्रेज दो तरीके से रूल करते थे, या तो वो डायरेक्टली किसी स्टेट को रूल कर रहे हैं, डायरेक्टली किसी किंगडम को रूल करते थे उसे एनेक्स करके वहां के राजा को हराकर, या फिर वो एक प्रिंसली स्टेट बना देते थे किसी राज्य को। यानी कि कोई किंगडम का जो राजा है वो वहां का राजा बना रहेगा, लेकिन असल जो रूलर होंगे वो ब्रिटिशर्स होंगे। वो एक पपेट गवर्नमेंट के रूप में वहां पर उसे एस्टेब्लिश कर देते थे। उसे प्रिंसली स्टेट का नाम दिया जाता था। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो जब वहां पर ब्रिटिशर्स गए तो चाय के व्यापार के लिए, चाय की खेती के लिए ब्रिटिशर्स मणिपुर में गए थे। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को पता चला कि मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज भी है, इसीलिए मणिपुर पे ज्यादा इंटरेस्ट आ गया ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स शुरू में जब मणिपुर गए थे तो प्लेन्स के एरिया में ही रूल करने गए थे। अगर आप देखेंगे तो हिली एरियाज में उस वक्त काफी ज्यादा फॉरेस्ट हुआ करता था और काफी सारी ट्राइब्स रहा करती थी हिली एरियाज में। लेकिन जो मैतेई लोग हैं, जो असली मणिपुर के किंगडम था, वो प्लेन्स में रहते थे और इसलिए ब्रिटिशर्स ज्यादा मैतेई लोगों के साथ ही इन्वॉल्व थे। जो भी ट्राइबल वहां पर ट्राइब्स रहती थी उनके साथ कोई ब्रिटिश का लेना देना नहीं था उस वक्त के समय तक। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो जो ट्राइबल एरियाज है उसकी तरफ भी ब्रिटिश का रुझान बढ़ने लगा। लेकिन ये ट्राइबल लोग कौन थे जिनके साथ ज्यादा ब्रिटिशर्स का इंटरेक्शन नहीं था, ज्यादा ब्रिटिशर्स का कोई लेन देन नहीं था, इनके बारे में अब जानते हैं। देखिए जो ये मणिपुर का जो एरिया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है। अगर आप मणिपुर के एरिया को देखेंगे तो एक किसी क्रिकेट स्टेडियम की तरह देखते हैं। बीच में होता है जहां पर मैदान होता है वो उसको हम प्लेन्स मान लेते हैं और साइड में जो स्टेडियम्स होते हैं उसे हम हिल्स मान लेते हैं। जो मणिपुर का जो मैती समाज है, मैती एरियाज है, वो सब प्लेन्स में रहते हैं और जो साइड का हिल्स का एरिया है इसमें काफी ज्यादा ट्राइब्स रहती है, जिसमें से कुकीज, नागाज एंड चिन्स आते हैं। ये जो सारी ट्राइब्स हैं इनसे ब्रिटिशर्स का ज्यादा लेना देना उस वक्त नहीं था। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो मैती और कुकीज यही दो ट्राइब्स है जिनके बीच में काफी ज्यादा एथनिक क्लैशेस मणिपुर में हो रहे हैं और जिसके कारण आज भी अगर देखा जाए तो कितना ज्यादा वायलेंस मणिपुर में हो रहा है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का बहुत रोल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए एक बात तो पक्की है कि ब्रिटिशर्स हमेशा रूल करने के लिए डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल करते थे। अगर आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म में फिर डिवाइडेशन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स हमेशा ये डिवाइड करके रूल क्या करते थे हर एक एरिया में। देखिए ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही खास वेपन हुआ करता था क्रिश्चियन मिशनरीज। अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट भारत में काफी ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे। उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी। उसमें अगर सबसे पहले जो टारगेट किया गया था मणिपुर के अंदर मैतेई समाज, मैतेई जो हिंदू लोग हैं उनको टारगेट किया गया था कि उन्हें कन्वर्ट कर कर नॉर्थ ईस्ट पर अपना टोटल कंट्रोल किया जाए। हर एक स्टेट में इस प्रकार से लोगों को टारगेट किया जाए ताकि एट दी एंड अगर भारत आजाद भी हो जाए तो मणिपुर के साथ जो और सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो भारत में ना जुड़े, अगर यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए वहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया। काफी ज्यादा कोशिशें की गई जो मैती समाज है, वहां का हिंदू समाज है, उन्हें कन्वर्ट करने की। लेकिन वहां के जो मैती लोग हैं वो अपने सनातन धर्म के प्रति अडिग रहे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाए। इसके बाद से क्रिश्चियन मिशनरीज का जो रुझान है वो ट्राइबल लोगों की तरफ चला गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो ट्राइबल लोग हैं, नेचर वर्शिपर है, इनका इस तरीके से कोई गाइडेंस प्रॉपर नहीं है कि रिलीजन के प्रति इन्हें कन्वर्ट करना आसान होगा। इसके बाद ही देखा जाए तो जो ट्राइबल लोग हैं, कुकीज, नागाज और चिन्स,
इन्हें मास कन्वर्जन किया गया और क्रिश्चियन मिशनरीज ने काफी ज्यादा काम किया और काफी ज्यादा लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए, ब्रिटिशर्स जो है बहुत ही शातिर लोग थे। इन्होंने शुरू से ही ये प्लान बनाया हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसे हम भारत में नहीं जुड़ने देंगे, क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्रिश्चियंस ज्यादा हो जाएंगे या उनके सेम रिलीजियस जो लोग हैं वो ज्यादा हो जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट को एक अलग देश बनाने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा कोशिश की, नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज को बहुत ज्यादा एक्टिव रखा गया था और इसका काफी ज्यादा इफेक्ट नॉर्थ ईस्ट में देखने को भी मिलता है, जिसके कारण काफी ज्यादा लोग है वो क्रिश्चियनिटी में इन्वॉल्व हो गए नॉर्थ ईस्ट के अंदर। लेकिन असल में जो मणिपुर जो किंगडम था वो मैतेइज के कंट्रोल में था, क्योंकि वहां पर जो मैतेइज राजा थे वो हिंदू राजा थे। देखिए, अब एक ऐसा टाइम आ गया था जब अंग्रेजों को भी ये लग गया था कि अब उन्हें कभी ना कभी तो भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये कह दिया था कि उन्हें भारत के साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना अलग से एक देश बना सकते हैं। और काफी ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलरेडी एक्टिव थी पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जिन्होंने काफी ज्यादा मास कन्वर्जन कर दिया था। लेकिन मणिपुर के अंदर जो मैतेई है वो हिंदू थे और वहां का जो मैतेई किंगडम है वो भारत में जुड़ना चाहता था। अगर वहां के जो आखिरी राजा राजा बौद्ध चंद्र सिंह थे वो भारत में जुड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ असेशन अक्टूबर 15 1949 में साइन की भारत सरकार के साथ, जिसके बाद मणिपुर को भारत में जोड़ लिया गया। लेकिन राजा का यह कहना था कि जो मैतेई लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा ब्रिटिश सरकार ने दिया था, उस शेड्यूल ट्राइब के दर्जे को भारत सरकार भी कंटिन्यू करे मैतेई लोगों के लिए। और इसके बाद काफी सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि जो राजा है उनसे फोर्सफुली जो ट्रीटी ऑफ असेशन साइन करवाई गई थी, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था शिलोंग के अंदर, फोर्सफुली उनसे ट्रीटी ऑफ असेशन साइन करवाई गई। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। देखिए, जो मैतेई लोग काफी समय से एससी स्टेटस की मांग कर रहे थे। उनका ये मानना था कि जो मैतेई लोग हैं उनका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट है काफी पूरे भारत से, इसलिए उन्हें एसटी स्टेटस दिया जाना चाहिए। और वो इसलिए भी एक डिमांड कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें पहले से एसटी स्टेटस दिया हुआ था। लेकिन बजाय इसके कि मैतेई लोगों को ब्रिटिश का जो दिया हुआ एसटी स्टेटस है वो वापस दिया जाए, जो कुकीज, जो चिन्स, जो ट्राइबल एरियाज में रहते थे लोग, हिली एरियाज में, उन्हें एसटी स्टेटस दे दिया गया, लेकिन मैतीज को एसटी स्टेटस नहीं दिया गया। इसके कारण बहुत ज्यादा नाराजगी मैतेई लोगों में हो गई मणिपुर के अंदर। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया और उसके बाद आखिर में जनवरी 21 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद से सारा कन्फ्लिक्ट एसटी स्टेटस को लेकर शुरू हुआ। इसके बाद से मणिपुर के अंदर कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हुए, जिसमें मैतीज के भी कई सारे ग्रुप्स थे, कुकीज के भी कई सारे ग्रुप्स थे और लगातार इनके बीच आपस में भी क्लैशेज चलते रहे, गवर्नमेंट के खिलाफ भी क्लैशेज चलते रहे। देखिए, ये सारे क्लैशेज हो क्यों रहे थे, अब आप इस बारे में समझिए। इसका मेन कारण है मणिपुर की ज्योग्राफी और जो कई सारे डिसीजंस गवर्नमेंट द्वारा भी लिए गए। देखिए, मणिपुर का जो एरिया है वो पूरा चारों ओर से हिली एरिया है। प्लेन्स में मैतेई लोग रहते हैं। जो मणिपुर के टोटल एरिया का 10% है उसमें मैतेई लोग रहते हैं जो प्लेन्स में है, और बाकी सारा रेस्ट ऑफ 90% इसमें हिली एरिया है जिसमें शेड्यूल ट्राइब के लोग रहते हैं। और 1960 में एक ऑर्डर पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग जो मणिपुर के मैतेई लोग हैं, जो नॉन एसटी लोग हैं, वो हिली एरियाज में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, कुकीज की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जो कुकी लोग हैं वो प्लेन्स में आकर जमीनें खरीद सकते हैं। जो ऑलरेडी 10% है उसमें से भी कुछ हिस्सा कुकी लोग खरीद सकते हैं। और इसके अपोजिट जो मैतेई लोग हैं वो 90% एरिया में से भी कुछ नहीं खरीद सकते। इसके बाद जो वहां पर मैतीज की पॉपुलेशन वो बढ़ती जा रही है, बहुत एरिया कम है, इससे नाराजगी उनके बीच बढ़ती जा रही थी। अब वो कुकीज की जो जमीन है उसे खरीद नहीं सकते, शेड्यूल ट्राइब में आता है पूरा इलाका, इसलिए मैतेई लोगों में काफी ज्यादा निराशा सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ती जा रही थी। वहां भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और मैतेईज का तो ये कहना था कि हम 60% कंट्रीब्यूट करते हैं वहां की टोटल पॉपुलेशन में मणिपुर की, और जो बाकी ट्राइबल एरियाज है वो रेस्ट ऑफ 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब आप सोच सकते हैं 60% पॉपुलेशन को सिर्फ 10% लैंड एरिया में रहना है और बाकी 40% को 90% एरिया में रहना है। हालांकि वो एरिया हिली एरिया है, काफी ज्यादा मुश्किल टेरेन है, लेकिन जमीनें उनके पास बहुत ज्यादा कम है मैती लोगों के पास, इसलिए लगातार वो एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे थे ताकि वो हिल्स में जाकर जमीनें खरीद सके। लेकिन इसके विरोध में कुकी लोगों का कहना है कि मैतेई लोग काफी ज्यादा रिच है, एजुकेटेड है, प्लेन्स में रहते हैं, काफी ज्यादा रिसोर्सेज उनके पास है, अगर उन्हें एसटी स्टेटस भी मिल गया, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा रिच है, तो पहाड़ों में आकर काफी ज्यादा जमीनें खरीद लेंगे, जिस कारण जो कुकी लोगों की जो कल्चर है, डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज है, जिसे वो प्रिजर्व करके रख रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुकीज है वो इसका विरोध करते थे, मैतीज है वो एसटी की स्टेटस की डिमांड करते थे।
वो आगे चलकर यही एक कारण भी बना जिसके कारण आज वॉयलेंस देखने को मिल रही है। लेकिन असल में मणिपुर के अंदर जो वॉयलेंस का कारण है वो एसटी स्टेटस की डिमांड नहीं है। हालांकि कुछ हद तक एसटी स्टेटस की डिमांड जो मैथिस लोगों द्वारा की जा रही है वो भी है, लेकिन असल कारण जो मणिपुर के अंदर वॉयलेंस का है वो है जो हिली एरियाज मणिपुर का है, वहां पर जो बहुत ही बड़ा ड्रग कार्टल चलाया जा रहा है वो एक बहुत ही बड़ा कारण है। अगर आप देखेंगे इसके बारे में किसी ने ज्यादा बातचीत नहीं की, इसके बारे में ना ज्यादा लोगों को पता है। मणिपुर के अंदर जो ड्रग कार्टल है वो इतना बड़ा कार्टल है कि 60,000 करोड़ रुपए उसकी नेटवर्थ अकेले की ड्रग से इकोनॉमी बनी हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि मणिपुर का जो हिली एरिया है वो कितना ज्यादा ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहा है। मणिपुर का जो एरिया है, जो बॉर्डर है, वो म्यांमार से भी लगता है, साथ ही साथ नागालैंड से भी लगता है। और मणिपुर में जो ट्राइबल एरियाज है वो काफी ज्यादा फैले हुए हैं। मणिपुर के जो पहाड़ है वो इतने ज्यादा सिक्योर नहीं है, बॉर्डर उनके इतने ज्यादा सिक्योर नहीं है। इसी वजह से अगर देखा जाए तो चिंस लोग जो मणिपुर के ट्राइबल एरियाज में आते थे, पार्टीशन के बाद जब मणिपुर और बर्मा को अलग किया गया तो वो बर्मा में चले गए, यानी कि म्यांमार में चले गए। लेकिन जो बाहरी तत्व काफी ज्यादा एक्टिव है, भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसे आईएसआई, इसमें काफी ज्यादा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि CIA MI16 ब्रिटिश की जो एजेंसी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो इन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप एक बात नोट करेंगे, जब तक ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि जहां आज बांग्लादेश है, जो ईस्ट पाकिस्तान था 1971 तक, तब तक पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा इंसर्जेंसीज होती थी, काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी। कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, सरकार के खिलाफ बंदूक उठाते थे, आर्म फोर्सेस काफी ज्यादा थी। जैसे ही ईस्ट पाकिस्तान को खत्म कर दिया गया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई धीरे धीरे। देखिए, शुरू से ही ब्रिटिशर्स का कहना था कि जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसे भारत में जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स वहां पर मणिपुर के अंदर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाय के व्यापार से गए थे, चाय उगाने गए थे, तो उन्हें पता चल गया था कि मणिपुर के अंदर काफी ज्यादा ऑयल रिजर्व्स भी है। वो इस पर अपना अधिकार जमाए रखना चाहते थे, इसलिए काफी ज्यादा ब्रिटिश मिशनरीज को मणिपुर के अंदर भेजा गया, जिन्होंने काफी मास कन्वर्जन मणिपुर के और नॉर्थ ईस्ट के अंदर किया। यही कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज काफी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जब भारत का पार्टीशन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान को बेस बनाया गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी क्रिएट करने की और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की। और भारत की खुफिया एजेंसी ने भारत सरकार को काफी बार ये संज्ञान भी करवाया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो भी इंस्टेबिलिटी है इसका मेन कारण है ईस्ट पाकिस्तान। उसके बाद 1971 में आप सभी को पता है क्या हुआ, ईस्ट पाकिस्तान को खत्म कर कर एक नया देश बांग्लादेश बनाया गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी ज्यादा पीस ट्रीटी साइन की गई इंसर्जेंट ग्रुप्स और आर्मी के अंदर सरकार के साथ, और धीरे धीरे स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई। और अब जो आईएसआई है और काफी सारे तत्व है उनको काफी ज्यादा परेशानी होने लगी, इसलिए उन्होंने बर्मा के अंदर बेस बनाया और जो चिंस लोग हैं उन्हें इलीगली भेजा गया भारत के मणिपुर के अंदर, ताकि वो फिर से अपनी जो पकड़ है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मजबूत करे। धीरे धीरे उन्हें भेजा गया। और साथ ही साथ भारत सरकार ने भी काफी ज्यादा गलतियां यहाँ पर की, जिसमें इलीगली इमिग्रेंट्स जो आ रहे थे दूसरे देशों से, जैसे बांग्लादेश से भी कई सारे असम के अंदर आ रहे थे, मणिपुर के और कई सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पर इलीगली इमिग्रेंट्स आ रहे थे। बंगाल के अंदर भी काफी सारे लोग आ रहे थे, उन्हें धीरे धीरे भारत की सिटीजनशिप देना शुरू कर दिया। देखिए, ब्रिटिशर्स जो कुछ भी काम करेंगे या कोई भारी तत्व जो भी भारत के खिलाफ काम करेगा वो अपने फायदे के लिए ही काम करेगा। जो चिंस को भारत में इलीगली भेजा गया था, उन्होंने भी धीरे धीरे जो पहाड़ों में, क्योंकि कुकीज और चिंस जो लोग थे उनके आपस में काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस थे, काफी ज्यादा उनकी आपस में रिश्तेदारी भी थी। इस वजह से उन्होंने धीरे धीरे पहाड़ों में अफीम उगाना शुरू कर दिया, वो पॉपी कल्टीवेशन शुरू कर दी, जिससे बाद में ड्रग्स बनाया गया और एक बहुत ही बड़ा ड्रग कार्टल बना आज मणिपुर के अंदर चल रहा है। देखिए, ये जो ड्रग कार्टल है वो इतना बड़ा हो चुका है कि मणिपुर की अकेला स्टेट गवर्नमेंट के बस में इसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं है। आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर उठ रहा होगा कि ये इतना बड़ा ड्रग कार्टल कैसे बन गया कि जो मणिपुर की गवर्नमेंट अकेले इसे रोक नहीं पा रही है। तो इसका एक कारण है जो मणिपुर के अंदर हिल डेवलपमेंट कमेटीज बनाई गई है। देखिए, जो हिल डेवलपमेंट कमेटीज मणिपुर के अंदर बनी है, उनका ये काम है कि जो भी हिली एरियाज है उनको उनके रिलेटेड पॉलिसीज क्रिएट करना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, और जो भी अफेयर्स हिली एरियाज में हो रहे हैं उन्हें कंडक्ट करवाना और उनके ऊपर नजर रखना। जो ये हिल डेवलपमेंट कमेटीज है उन्हें 1972 में बनाया गया था, और इनका यही काम था कि मणिपुर के जो हिली एरियाज है उनको डेवलप करना और उनके सारे अफेयर्स को कंडक्ट करना। इसमें जो मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट है या अदर जो मैती लोग हैं, नॉन ट्राइबल लोग हैं, इनका कोई रोल नहीं होगा। इसीलिए ही जो कमेटीज है और इसके जो मेंबर्स भी है वो 20 MLAs है जो इन्हीं ट्राइबल एरियाज से, हिली एरियाज से इलेक्ट होके आए हैं, वो वही 20 MLAs के सदस्य रहेंगे। इसीलिए बाहर स्टेट गवर्नमेंट की या स्टेट पुलिस के इसमें कोई ज्यादा खास इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पाते हैं।
अगर आप देखेंगे तो मणिपुर के जो हिली एरियाज में काफी ज्यादा पॉपी कल्टीवेशन होता है, अफीम की बहुत ही धड़ल्ले से खेती की जाती है और ड्रग कार्टल चलाया जा रहा है बहुत ही खतरनाक। ये ड्रग कार्टल काफी समय से चल रहा है, लेकिन मणिपुर के जो सीएम है पिछले साल 2023 में एक स्पीच देते हैं जिसमें वो दो बातों को कहते हैं। पहली बात तो थी, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी मणिपुर के अंदर इलीगली लोग रह रहे हैं, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से भारत की सिटीजनशिप को हत्याया है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें मणिपुर से बाहर फेंक दिया जाएगा, यानी कि बर्मा में वापस फेंक दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पीच दी थी कि मणिपुर के अंदर जो भी ड्रग कार्टल चल रहा है उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, टोटली डिमोलिश कर दिया जाएगा। हिली एरियाज में जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है अफीम उगाने में, और इसमें कई सारे काम शुरू भी किए गए, काफी सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया और उनके जो खेती अफीम की कर रहे थे उसे खत्म किया गया। यहाँ पर आप सोचिए, इतना बड़ा एक ड्रग कार्टल मणिपुर में चल रहा है और वहां की सरकार उसके खिलाफ कुछ स्टेप उठाएगी, तो आपको क्या लगता है वो लोग उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई स्टेप नहीं उठाएंगे? इसका ही नतीजा था कि जो मणिपुर के जो सीएम थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसके 2 दिन बाद ही मणिपुर के अंदर वॉयलेंस शुरू हो गए और इतने मास वॉयलेंस शुरू हो गए कि कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। मैती और कुकी लोगों के बीच में क्लैशेस शुरू हो गए, लोगों ने अपने घर गंवाए, जान गंवाई। इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज देखने को मिली मणिपुर के अंदर जो शायद ही कभी कहीं देखने को मिली होगी। इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। लोग आज लीफ कैंप्स में रहने को मजबूर है, चाहे मैती हो चाहे कुकी हो, दोनों ही कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दोनों ही कम्युनिटीज ने अपना, जहाँ कुकी ज्यादा थे वहां पे मैती लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया, जहाँ मैती ज्यादा थे वहां कुकी लोगों ने अपना ज्यादा नुकसान उठाया। अगर आज भी आप देखिए तो मणिपुर के अंदर इतने ज्यादा फंड्स कहाँ से आ रहे हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास, मिलिट्री, इतने ज्यादा एडवांस वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं? अगर आप देखिए, किसी भी मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। अगर किसी इंसर्जेंट ग्रुप के पास पैसा नहीं होगा तो लोग उसमें काम नहीं करेंगे, खाना नहीं होगा, वेपन्स नहीं होंगे, एमिनेशन नहीं होगा, तो वो मूवमेंट ऑलरेडी दब जाएगा। लेकिन 16 महीने हो चुके हैं, आज भी वो मूवमेंट इतना ही ज्यादा एक्टिव है क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। बाहर से भारत के विरोधी जो तत्व है वो भारत के खिलाफ इस तरीके की साजिश करते रहते हैं। अगर आप ईस्ट पाकिस्तान के समय भी देखिए, 1971 से पहले या 71 के कुछ टाइम तक काफी सारा इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, उनके पास अच्छा एमिनेशन था, अच्छा पैसा था और वो काफी अच्छे तरीके से भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसे इंस्टेबलाइज कर रहे थे और आज भी वैसा ही किया जा रहा है। एक बात ये भी सोचने को लगती है कि अगर मणिपुर के अंदर ड्रग कार्टल इतने समय से चल रहे थे तो एकदम से मैती और कुकी लोगों के बीच में ऐसी लड़ाई क्यों हो गई? अगर आप देखेंगे तो हिल्स का जो टोटली एरिया है वो कुकी डोमिनेटेड है और जितना भी ज्यादा अफीम उगा रहे हैं वो कुकी लोग ही उगा रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कुकी लोगों को ही होगा अगर अफीम की खेती बंद की जाए। इसीलिए कुकी और मैती लोगों के बीच में इतने ज्यादा क्लैशेस हो गए। जो मणिपुर के सीएम है वो खुद मैती है। मणिपुर की जो कुकी लोग हैं उनका ये कहना है कि जो मणिपुर के सीएम है वो मैती की तरफ ज्यादा बाइस्ड है। मणिपुर में जो कुकी लोग हैं उनका ये कहना है कि ऑलरेडी मैती लोगों के पास हर प्रकार की सुविधा है, उनका ही चीफ मिनिस्टर हमेशा बनता है क्योंकि उनकी ज्यादा पॉपुलेशन है। 8 में से 40 एमएलए मैती लोगों के, 20 एमएलए कुकी लोग के। लेकिन मैती लोगों का ये कहना है हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफी स्लो है एज कम्पेयर टू कुकीज की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई है। देखिए, जो मणिपुर के अंदर ड्रग कार्टल है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि उसे स्टेट गवर्नमेंट टैकल नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि मणिपुर में वायलेंस क्रिएट कर दिया गया। जब स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव उठाया कि मणिपुर के अंदर जो बढ़ता हुआ ड्रग्स का एक कल्चर है उसे खत्म किया जाए। आज भी अगर आप देखें तो आर्मीज काफी ज्यादा कुकीज के लोगों को पकड़ती है जिनके पास काफी ज्यादा ड्रग्स मिलती है, अफीम पाया जाता है। ऐसी न्यूज कॉमन है मणिपुर के अंदर और इसीलिए यही ड्रग कार्टल है जो मणिपुर से बंगाल, झारखंड, बिहार के अंदर ड्रग्स को सप्लाई कर रहा है, बहुत सारा पैसा कमा रहा है और इस पैसे को भारत के खिलाफ यूज किया जा रहा है। और ये पूरा सिनेरियो जो है, ये पूरा कार्टल है, ये भारत के खिलाफ जो तत्व है ऐसा यही सब चला रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जब मणिपुर में वायलेंस शुरू हुई थी तो सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया भारत सरकार को। मणिपुर हर जगह, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह ट्रेंडिंग पर था मणिपुर। जो भी ड्रग कार्टल मणिपुर के अंदर एक्टिव है वो यही चाहते हैं कि जो मणिपुर के अंदर जो वायलेंस शुरू हुआ है वो कभी खत्म ना हो। अगर मणिपुर के अंदर ये वो इतने क्लैशेस खत्म हो गए तो जो सरकार का दोबारा से ध्यान है वो ड्रग कार्टल की तरफ जाएगा और उन्हें अपनी जो एक्टिविटीज है मणिपुर के अंदर वो बंद करनी होगी। इसीलिए 16 महीने बाद भी काफी ज्यादा एक्टिव ये इतने क्लैशेस है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। लोग बेघर हो चुके हैं, लोग कहाँ के कहाँ चले गए, रिलीफ कैंप्स में रहने को मजबूर है। अगर भारत सरकार को दोबारा से मणिपुर के अंदर शांति बहाल करनी है या इतने क्लैशेस को खत्म करना है या स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर की अगर इसे खत्म करना है तो
हमारे देश के खिलाफ जो एक्टिविटीज की जा रही है, जो ड्रग कार्टल मणिपुर में चलाया जा रहा है, इसे सबसे पहले खत्म करना होगा, इसे डिमोलिश करना होगा। कम से कम इसके अंदर एक रोक तो लगानी होगी भारत सरकार को, ताकि मणिपुर के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है दोनों ही ट्राइब्स के, उन्हें जो फंडिंग दी जा रही है उसे रोका जा सके। अगर एक बार इंसर्जेंट ग्रुप्स को जो मनी का फ्लो है वो रोका जाए तो काफी हद तक जो क्लैशेस है उसे रोका जा सकता है। देखिए, अगर लोगों के पास पैसा आता रहेगा, वो हथियार खरीदते रहेंगे, एमिनेशन खरीदते रहेंगे, इन दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में इतनी ज्यादा नफरत एक दूसरे के खिलाफ हो गई है कि ये इतने क्लैशेस कभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे अगर इस मनी के फ्लो को नहीं तोड़ा गया। जितना ज्यादा पैसा आता रहेगा लोगों के पास, उतना ज्यादा वायलेंस क्रिएट होता रहेगा। इसीलिए जो मणिपुर के अंदर ड्रग कार्टल चलाया जा रहा है वो बहुत खुला पैसा बहा रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक बात पता है, जिस दिन मणिपुर के अंदर इतने क्लैशेस बंद हुए उस दिन सरकार का जो ध्यान है अल्टीमेटली वो उनके ऊपर जाएगा और उन्हें इसका बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए उनका जो फायदा है वो वायलेंस में ही है, इसलिए उसे प्रमोट भी किया जा रहा है। देखिए, मणिपुर के अंदर जो भी वायलेंस क्रिएट हो रहा है कुकीज मैथीज के बीच में, लोगों को यह समझना होगा कि वायलेंस से किसी का भी भला नहीं हुआ है कभी भी। देखिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि मणिपुर के अंदर जो इतने क्लैशेस शुरू हुए वो जल्द से जल्द खत्म हो और सरकार भी अप्रोप्रिएट कदम उठाए, मणिपुर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुने। और जब तक मणिपुर के अंदर ड्रग कार्टल को खत्म नहीं किया जाएगा, ये इतने क्लैशेस खत्म नहीं हो पाएंगे। ये सबसे बड़ा कारण है। और साथ ही साथ लोगों की जो दुर्दशा है उसके ऊपर भी ध्यान दे। लोग रिलीफ कैंप्स में रहने को तैयार है, लोगों के पास खाने को नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में लोग रह रहे हैं। इस सिचुएशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस वायलेंस को खत्म करे जल्द से जल्द। जय हिंद।